हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने कल हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ा था, लाइट वेव के बारे में पढ़ा था जिसको मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। अब इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये होता क्या है, फिर इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगे उनको डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि उनकी इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट का इंटरफेरेंस है क्या एक्चुअली, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट It is the redistribution of light when two light waves traveling in a medium, समझ रहे हो, superimpose. It is the redistribution of light when two light waves traveling in a medium superimpose. समझ रहे हो, when two light waves traveling in a medium superimpose coming from two coherent sources. अब देखो यहाँ तीन वर्ड आए। पहली बात रीडिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन टू लाइट वेव्स, तो आपको पता ही है, सुपर इम्पोज और कोहेरेंट सोर्स। समझ रहे मेरी बात। तो इट इज द फिनोमिना, इट इज द प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी जो है उसका दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे किसी चीज़ को हमने डिवाइड किया, बांटा किसी के बीच में, तो चीज़ वही है, कोई लॉस या कोई गेन नहीं हो रहा, जस्ट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, ऑफ लाइट। व्हेन टू लाइट वेव, जब कोई दो वेव लाइट की ट्रैवलिंग इन मीडियम, किसी मीडियम में चलती हुई सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब होता है मिलना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ये होता क्या है, कैसे होता है, पढ़ेंगे। कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं ये भी हमें पढ़ना है। तो जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है। क्या होता है, लाइट दो सोर्स से, सपोज करो हमारे पास एक रूम है, उस रूम में दो बल्ब लगे हुए हैं। एक बल्ब को ऑन किया, पूरा रूम ब्राइट, दूसरे को ऑन किया, पूरा रूम और ज़्यादा ब्राइटनेस। तो क्या हुआ, दूसरा बल्ब ऑन करने से ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गई। नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है। तो वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा क्योंकि दोनों सोर्स ऑर्डनरी लाइट है, कोहेरेंट सोर्स नहीं है। तो कोहेरेंट सोर्स जब होंगे तो लाइट में कुछ चेंज आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, लाइट में कुछ चेंज आ जाएगा। उस चेंज के बारे में यंग्स ने बताया एक एक्सपेरिमेंट से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। वहाँ पे चेंज हो जाता है कुछ। क्या चेंज होता है, एक बल्ब ऑन किया, रूम पूरा ब्राइट, दूसरा बल्ब जैसे ही ऑन करेंगे, अगर दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं तो उस रूम में एक दीवार का एक पार्ट ब्राइट, दूसरा डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा होता है। वही बात समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें इंटरफेरेंस, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लाइट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ये रूम है, मान लो दीवार है, एक पूरा ब्राइट हो गया, दूसरा बल्ब ऑन किया, ब्राइट, कोई कोहेरेंट नहीं है। अदरवाइज जब इंटरफेरेंस होगा, डार्क ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट है, डार्क है। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यहाँ जो डार्क है, यहाँ जो लाइट थी वो उठ के यहाँ पे आ गई, यहाँ की उठ के यहाँ चली गई, यहाँ की उठ के नेक्स्ट। तो लाइट जहाँ थी वो हिस्सा उठ के दूसरे पे चला गया। तो इसका मतलब एक अंधेरा हो गया, एक उजाला हो गया, डार्क ब्राइट, ठीक है ना, ब्लैक वाइट। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। डिटेल पढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इनिशियली मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है, इंटरफेरेंस, ठीक है भाई। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई सुपरपोजिशन क्या है।
हालांकि प्लस वन में पढ़ा हुआ है हमारा। और ये कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज या कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एक ही बात है। तो ये क्या होगा? दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट which emits light continuously। ये वो सोर्स ऑफ लाइट है जो लाइट एमिट करेंगे लगातार कंटिन्यूसली ऑफ सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ का मतलब कलर। दो सोर्स रेड लाइट एमिट करेंगे, दोनों ही येलो, दोनों ही ब्लू, एक ही कलर की लाइट एमिट करेंगे, ठीक है, ऑफ सेम वेवलेंथ, कॉमा लगा के, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझते हो, रोटेशन पर सेकंड, एमिशन पर सेकंड, एंड हैव सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस नई चीज़ आ गई, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में। अभी इसका मतलब ये वो सोर्स है लाइट के जो लाइट को लगातार एमिट करेंगे, बट दोनों सोर्स जो लाइट निकल रही है उनकी वेवलेंथ सेम है, दोनों का कलर सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट या सेम है, ठीक है ना। दोनों में फेज चेंज नहीं हो रहा, दोनों में फेज चेंज नहीं हो रहा, दोनों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, कांस्टेंट कैसे होगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हम अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? अभी इतनी बात समझ में आ गई भाई। इतना समझ लो, फेज अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो जो पार्ट अभी डार्क हुआ था वो डार्क नहीं होगा, वो ब्राइट हो जाएगा। समझ रहे हो? कैसे देखेंगे आगे। तो कोहेरेंट सोर्स क्या है? वो लाइट के सोर्स जो लाइट एमिट करेंगे सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस। तो मेन कंडीशन क्या है कोहेरेंट सोर्स की? फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब जनरली कोहेरेंट सोर्स को लेना, ऑब्टेन करना इजी नहीं है। टू ऑर्डिनरी और इंडिपेंडेंट sources of light cannot be coherent। इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग, दो अलग अलग सोर्स ले लिए। मान लो हमने दो टॉर्च ले ली, एक रेड लाइट एमिट कर रही है, दूसरी भी रेड लाइट, तो क्या दोनों कोहेरेंट सोर्स है? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग सोर्स हैं और दोनों सोर्स में फेज डिफरेंस लगातार चेंज होगा, सेम हो ही नहीं सकता। कैसे? मान लो कोई भी लाइट का सोर्स है, मान लो ये लाइट का सोर्स है, इसमें होता क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरीके से हीट या कोई एनर्जी बोल दो, किसी भी तरीके से इसके अंदर जो एटम्स होंगे एक्साइट होंगे। एटम जो इसके अंदर होंगे वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होके वो हायर स्टेट पे जाएंगे। यस या जाएंगे। दूसरा सोर्स ये था, इसको भी हीट मिलेगी तो इसके एटम भी एक्साइट हो गए, हायर स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि हायर स्टेट्स जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, एटम्स वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकते। तो एटम जब ऊपर से नीचे जंप करेंगे, इसके भी जंप करेंगे और इसके भी जंप करेंगे। तो एटम जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आते हैं तो आपको पता है दोनों स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी एमिट करेंगे। सिंपल बात, एटम जब हायर स्टेट से लोअर पे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जब ऊपर से नीचे आएंगे, ये जब ऊपर से नीचे आएंगे तो लाइट एमिट करेंगे, बट दोनों में ऊपर से नीचे आने में, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो दोनों जो ऊपर से नीचे आएंगे तो दोनों में फेज डिफरेंस सेम हो नहीं सकता, क्योंकि इसका कब यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसका कब यहाँ से यहाँ आ रहा है कुछ नहीं पता। एक साथ दोनों में चेंज नहीं हो सकते। देखो, इसके भी एक्साइट हुए, इसका भी एक्साइट हुए, ठीक है। अपर मोस्ट स्टेट से मान लो यहाँ सेकंड पे आया, अपर मोस्ट से सेकंड पे आया, क्या कोई गारंटी है कि सेम टाइम आएंगे दोनों?
नहीं, और यहाँ से 3 आए तो यहाँ से 2 आए, दोनों अलग अलग सोर्स हैं, दोनों में जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इवेंट हो रही, दोनों अलग अलग हैं। तो हम नहीं कह सकते कि दोनों में फेज डिफरेंस सेम होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हम नहीं कह सकते दोनों में फेज डिफरेंस सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और अब आप ये सोच रहे हो फेज डिफरेंस और टाइम में क्या फ़र्क है भाई, हम तो टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, तो डेल्टा टी टाइम डिफरेंस कैसे आया था, डेल्टा फाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या था 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड, याद आ रहा है कुछ? तो कंडीशन है हमारे पास, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, समझाने के लिए बताया कि दोनों में जो टाइम गैप है वो सेम होगा तो फेज गैप भी, फेज डिफरेंस भी सेम होगा। बट कौन सा कब ऊपर से नीचे गिरेगा कुछ नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऊपर से यहाँ जिस टाइम में आएगा उस टाइम में ये आए जरूरी नहीं है, यहाँ से 3 एटम आए, यहाँ से 2 आए, जरूरी नहीं है सेम आए। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स have path difference have, ऐसे लिखो, have continuously changing path difference। पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में लगातार चेंज होता रहेगा, और पाथ डिफरेंस दोनों में लगातार चेंज होता रहेगा, तो दोनों सोर्स ऑर्डिनरी सोर्स हैं, कोहेरेंट नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? कैन नॉट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कोहेरेंट होगा तभी वहाँ पे डार्क का डार्क रहेगा, ब्राइट का ब्राइट रहेगा। आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, ठीक है? बात समझ में आ गई, फीलिंग आई थोड़ी सी, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है, तो भाई 2 सोर्स अलग अलग नहीं हो सकते, तो हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स? तो इसमें ध्यान रखो, स्लिट्स, स्लिट डिवीजन, डिवीजन ऑफ स्लिट, ये हम यूज भी करेंगे। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एक सोर्स है, ये स्लिट थी, इसको डिवाइड किया, सोर्स आया। ये एक सिंगल सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगी, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, लाइट एमिट कर रहा है। यहाँ पे एक स्लिट और लगाई, इसको हमने इस टाइप से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी, ये लाइट यहाँ से भी जाएगी और ये लाइट यहाँ से भी जाएगी। इसका मतलब एक जो सोर्स था, इसकी लाइट यहाँ पहुँची, यहाँ भी पहुँची। अब एक सोर्स है, समझ रहे हो, ये सोर्स है, इसमें एटम्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें जो चेंज आ रहा है, इसमें जो चेंज आ रहा है, सोर्स है एक, इसमें जो चेंज आ रहा है सेम टू सेम चेंज यहाँ और यहाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स की लाइट पहुँच रही है दोनों पे, तो इसमें जो चेंज आया वही सेम यहाँ पे आया, और दोनों को अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 0 या कांस्टेंट। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है सेम यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब फेज डिफरेंस लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक ही सोर्स से दोनों सोर्स ऑब्टेन होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, 2 sources are obtained from a single source। 2 सोर्स ऑब्टेन किए सिंगल सोर्स से। बात समझ में आ गई? तो कोहेरेंट सोर्स एक सिंगल सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं बाई स्लिट डिवीजन। स्लिट समझते हो आपके सामने, ठीक है? तो स्लिट को डिवाइड करके हो सकता है। दूसरा, a source and its virtual image forms coherent sources। एक सोर्स और उसकी वर्चुअल इमेज, जनरली इसको लॉयड मिरर कहते हैं, अपने सिलेबस में नहीं है लॉयड मिरर, LLOYD, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस नाम बता रहा हूँ, हम यही यूज करेंगे, ठीक है? कोहेरेंट सोर्स कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं वो बता रहा हूँ। 2 वर्चुअल सोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। एक सिंगल सोर्स है, दोनों ही वर्चुअल, तो ये भी कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? बोलो ठीक है भाई।
ये बात भी समझ में आ गई। तो इन तरीकों से हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज। देखो नंबर 1, टू सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। दोनों सोर्स या मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो पॉइंट साइज के होने चाहिए। ज़्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा चौड़े होंगे तो ओवरलैपिंग हो सकती है। तीसरा, टू सोर्सेज मस्ट बी ऑफ हाई इंटेंसिटी, ब्राइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए। टू सोर्सेज मस्ट हैव स्मॉल पाथ डिफरेंस। दोनों सोर्स में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, नहीं तो किसी पॉइंट पे जब दोनों सोर्स से वेव मिलेंगी तो उनमें यूँ मान लीजिए कि ओवरलैपिंग हो जाएगी और जो डार्क फ्रिंज थी वो ब्राइट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं हो पाएंगे, इंटरफेरेंस हो नहीं पाएगा बेसिकली, ये समझो आप, क्योंकि दोनों में पार्ट डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। कैसे, वो आगे देखेंगे पढ़ने वाले पार्ट डिफरेंस के बारे में। बताता हूँ पहले फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस होता क्या है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, या आपको पता होना चाहिए। सोर्स मोनोक्रोमेटिक, बात आना चाहिए कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है। सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, मतलब सिंगल कलर। एक ऐसा सोर्स जो एक ही कलर की लाइट एमिट करे उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। जैसे रेड लाइट एमिट करे, येलो करे, एक बल्ब है उसके ऊपर रेड पेपर लगा दो, रेड लाइट एमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक हो गया। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो सभी कलर को ऑब्जर्व करेगा, रेड को एमिट करेगा। तो एक कलर की लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। तो कोहेरेंट सोर्स अलग होता है, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रिक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यहाँ सिंगल कलर, दोनों नैरो होने चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हाई इंटेंसिटी को पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं समझ में आ गई। ठीक है भाई, कोहेरेंट समझ में आ गया। इसके बाद देखो, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये जस्ट कंसेप्ट है। अपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं आता, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन बन जाता है जो हम डिस्कस करेंगे अभी या नेक्स्ट लेक्चर में। कंसेप्ट समझते हैं हम पहले, और कंपटीशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। प्लस हमने पढ़ा हुआ, हमारा ऐसी बात नहीं, वहाँ मैकेनिकल वेव के लिए पढ़ा था, अभी लाइट वेव के लिए पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबसे पहली बात होता क्या है, सुपरपोज करना मतलब मिलना। तो जब दो वेव एक मीडियम में चलती हुई आपस में मिलती हैं तो उनमें डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिविजुअल की वो ऐड हो जाती है, दोनों का वेक्टर सम होती है। देखो प्लस वन में हमने ये पढ़ा था, व्हेन टू वेव्स, यहाँ लाइट वेव्स है, ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, when two waves traveling in a medium superimpose, then a new wave is formed। समझो, जब दो वेव मिलेंगी तो एक नई वेव बनेगी, whose displacement at any time is vector sum of displacement of individual wave। इंडिविजुअल वेव की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, मतलब मानो हमारे पास दो वेव हैं, एक ये
एक ये समझते हो। तो एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट इसकी मान लेते हैं y1, इसकी मान लेते हैं y2। तो दोनों को जब ऐड किया तो एक नई वेव बनेगी, कैसी भी हो सकती है, मैंने मान लिया ये। तो नई डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो y1 प्लस y2 होगी। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ आपको अभी कैसे हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड, और इसके अलावा जो है वो सब डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पता है ना। एम्पलीट्यूड पीछे पड़ा हुआ है हमारा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, अदरवाइज ये डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव ऊपर की नीचे की नेगेटिव। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड सो ऑन, ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस टाइप से, अदरवाइज ना लगाओ तो भी ठीक है। तो इंडिविजुअल वेव की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। इतनी बात प्लस वन में पढ़ी हुई थी हमारी, शायद समझ में आ गया होगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा वेव आपस में मिलती हैं तो उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम होता है। ठीक है, कैसे अभी समझते हैं थोड़ा। सपोज करो ये वाई एक्स कुछ भी मान लो, एक वेव ये, हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड a1 प्लस दूसरी वेव ये, जस्ट समझने के लिए, इसका भी a2। तो नई वेव जो बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो इसका भी ऊपर के पार्ट ऊपर भी क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, पता है ना आपको, सेम सेम है साथ साथ। तो नई वेव ऐसे बनेगी a1 प्लस a2, नेट क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। ये स्पेशल केस है जब दोनों सेम फेज में, फेज क्या होता है बताएंगे अभी। जब एक जैसी दिखाई दे रही है, ये मान लो स्टार्टिंग सेम है, ये भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस ये नीचे की तरफ जा रहा है माइनस a2। ठीक है, तो नई वेव जो बनेगी यहाँ पे वो कैसी बनेगी, देखो जरा, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर का ज़्यादा दिख रहा है नीचे का कम दिख रहा है, ऊपर में से नीचे का माइनस हो जाएगा, ऐसा बनेगा। तो नेट जो बचा वो क्या बचा, a1 माइनस a2। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो इस टाइप से ये ऊपर ज़्यादा नीचे कम, नीचे है तो माइनस का, नेट क्या बचा, कम। क्लियर। और अगर दोनों बराबर होते तो जीरो हो जाता। तो इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। फेज डिस्कस करेंगे अभी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो वेव का मिलना कैसे मिलेंगी, सेम सेम बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, अपोजिट है डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। इसी में अगर मैं चेंज करूं प्लस बिल्कुल अपोजिट, ये a1 था तो ये भी a1 मान लो माइनस का, तो यहाँ जो नई वेव बनेगी वो क्या बनेगी, जीरो, नेट एम्पलीट्यूड जीरो, क्योंकि दोनों सेम सेम अपोजिट है, कैंसिल हो गए। तो ये था स्पेशल केस, ये था स्पेशल केस। अब क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अगर दो वेव ऐसे आ जाएं तो भाई, एक वेव तो आ जाए ऐसे a1 प्लस दूसरी वेव कहीं बीच में से स्टार्ट हो रही हो। मेरी बात समझ रहे हो, आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसे लेके चलो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझे, तो ऐसे होनी चाहिए, ये कहीं बीच में स्टार्ट हो रही है। अब दोनों में पहले या तो सेम फेज था, मतलब फेज एंगल जीरो, या अपोजिट आया था 180, लेकिन अभी कुछ एंगल जीरो और 180 के बीच में है। तो इस टाइम नई वेव जो बनेगी वो कैसी बनेगी, हम कुछ एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसके लिए मुझे मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। तो दो वेव कैसे सुपर इम्पोज करेगी उसके लिए मैथमेटिक्स यूज होना चाहिए। डाउट समझ में आया कि ऐसे आ जाए तो क्या करें, नहीं पता, यूज मैथमेटिक्स। दिमाग में डाउट आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है उससे पहले कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या। वेव की इक्वेशन प्लस वन में पढ़ी थी, लेट टू लाइट वेव्स आर, मान लेते हैं y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के x1। x1 क्या है, x1 पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं। y2 b साइन ओमेगा टी प्लस के x2।
दो वेव मान ली हमने, दोनों की डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, याद आ रहा है? अरे बोलो। और x ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस बोलते थे, याद आ रहा? प्रश्न में कुछ पढ़ा था हमने, x ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं, याद आ रहा कुछ? तो ये दो ले ली, ठीक है भाई। फेज डिफरेंस, भाई फेज डिफरेंस फाई और डेल्टा फाई, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों को अगर माइनस करता हूँ तो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ऊपर वाले में नीचे वाला ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, या फाइनल में सेकंड में से फर्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स वन माइनस एक्स टू, अरे बोलो फाई या डेल्टा फाई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना इससे। तो डेल्टा फाई क्या हो गया, के होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, ये क्या हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्बडा पाथ डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, पाथ डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आई? या मैं इसको लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा एक्स, एक्स क्या है पाथ डिफरेंस, ये क्या है फेज डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया फेज डिफरेंस। अगर x निकालूं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, दिस इज पाथ डिफरेंस, क्लियर। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला समझ में आ गया। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास फेज डिफरेंस आया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो दोनों वेव में जो पाथ डिफरेंस होगा उसको एंगल की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब आप कहोगे भाई ये तो हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है इतना समझ में आ गया, पता था, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आया। ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, चलो देखते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इसको। पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इतना आ गया। सपोज कीजिए, कैसे निकालें, हाउ टू सोल्व, लेट पाथ डिफरेंस x मान लो लैम्डा बाई 3 है, मान लो, तो फेज डिफरेंस कैसे आएगा? फेज डिफरेंस फाई क्या था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, एक्स क्या है लैम्डा बाई 3, तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बाई 3, लैम्डा से लैम्डा कट गया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है नहीं पता, तो 2 पाई कितना होता है 180, ये तो पता है 120 डिग्री। तो जब दोनों वेव में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, लैम्डा क्या है वेव लेंथ ऑफ ए वेव, ये तो समझ में आता है, तो 1/3 वेव लेंथ है तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ में आ गई, फेज एंगल दोनों में एंगल कैसा है, लेकिन अब ये लैम्डा कैसे आया पाथ डिफरेंस ये भी नहीं समझ में आया। तो देखो सपोज करो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो वेव मिल रही हैं, एक वेव यहाँ से गई, तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, दो वेव, तीन वेव, तीन हो गई ना। अरे वेव भाई ऐसे होती है ना, एक तो एक पूरी हो गई, दो पूरी हो गई, तीन पूरी हो गई, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक कितनी पूरी होती है वो देखो, एक, दो, तीन, चार, यहाँ से यहाँ तक चार वेव पूरी होती हैं। तो यहाँ है एक, दो, तीन, यहाँ पे है एक, दो, तीन, चार। तो अगर दोनों में देखा जाए पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस का मतलब दोनों में लेंथ कितनी डिफर कर रही है। ये तो है 3 वेव 3 लैम्डा, ये कितनी है 4 वेव 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना आ गया लैम्डा, पाथ डिफरेंस। फीलिंग आई थोड़ी सी, लेंथ में डिफरेंस पाथ डिफरेंस। दो सोर्स होंगे, दोनों सोर्स की लाइट कहीं जाके मिलेगी, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सबकी वेव काउंट करके डिफरेंस कर दो, पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा में आता है तो फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल लूंगा, फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस निकाल लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो +2 में आप किसी भी बुक में देखोगे तो दो वेव आपको ऐसे दिखाई देंगी। इन 12th आप देखेंगे y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी,
y2 इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, इसको ऐसे लिख दिया। क्यों देखो y1 क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, y2 क्या था, b साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू था। हमने दोनों में पार्ट डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो, इसमें से ये करो या इसमें से ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मान लो इसमें से ये करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, के एक्स टू माइनस के एक्स वन ये लिया था हमने और इसको फाई नाम दिया था ना। तो इसका मतलब दोनों वेव में फेज डिफरेंस इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, और ओमेगा टी दोनों में क्या है, सेम। तो दोनों का फेज डिफरेंस टोटल इतना है फाई। तो ये सिंगल फाई लेके किसी में ऐड कर दो भाई, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, फाई, दोनों किसी में ऐड कर दो। कैसे, देखो ये साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, दोनों को माइनस करो, ओमेगा टी जीरो, फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, बट फेज डिफरेंस था क्या, फाई। तो अगर मैं वो फाई यहाँ पे ऐड कर दूँ, अब इसमें से इसको माइनस करो, तो ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, वही आ गया, नहीं आ गया। और फाई क्या था, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1, वही बात आ गई ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, टू सोर्सेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दो सोर्स ऑफ लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, दो सोर्स हमारे पास ये आ गए, लिख सकते हैं ऐसे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब दोनों की डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना। सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन में होता क्या है वो चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों को ऐड कर दिया मैथमेटिकली, ठीक है भाई। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन, अब यहाँ देखो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है भाई, मुझे समझ में आ गया। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ध्यान देना साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो क्या आया, a प्लस बी कोस फाइव, ठीक है भाई। यहां से कोस ओमेगा टी कॉमन ले लो, b साइन फाइव, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी b साइन ओमेगा टी कोस फाइव, साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन, a प्लस बी कोस फाइव, यहां से कोस ओमेगा टी कॉमन तो b साइन फाइव आ गया बाहर, ठीक है। अब यहां जरा सोचो, साइन ओमेगा टी ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, टाइम है, टाइम चेंज होगा तो ये चेंज होगी। a और b दोनों वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड, और दो वेव जो हमने ले ली उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो a और b कांस्टेंट है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। If sources are coherent, then phi is constant। बताया था मैंने आपको, अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। दोनों सोर्स कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। तो cos फाई मतलब फाई एंगल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट, ये टर्म भी क्या हो गई, कांस्टेंट, हाँ या ना। तो जब दो वेव आपस में मिलेंगी, जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था, a1 a2 a1 माइनस a2 a1 प्लस a2 किया था मैंने। तो वैसे इनका एम्पलीट्यूड भी चेंज होने वाला है, और नया एम्पलीट्यूड क्या बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो दोनों को सुपर इम्पोज करवाया, कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट में ले ली, इतनी बात समझ में आ गई। कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट में ले ली। अब अगर ध्यान से देखा जाए, लेट a प्लस बी कोस फाइव, ये कोस की टर्म है और नया एम्पलीट्यूड में r मान लेता हूं,
तो आर कोस थीटा। तो जो नई वेव बनेगी वो पहले वाली वेव के साथ कितने फेज पे होगी, कितने एंगल पे होगी, वो मान लिया थीटा, बताऊंगा अभी। एंड इक्वेशन नंबर 3, बी साइन फाई आर साइन थीटा, क्योंकि ये साइन है। इक्वेशन नंबर 4, ये मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म थी। आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड आर मान लिया मैंने इस टाइप से, ठीक है। और या थीटा रिजल्टेंट वेव फर्स्ट वेव के साथ जो एंगल बनाएगी, जैसे हमने ट्रायंगल लो पढ़ा था, पैरेललोग्राम लो पढ़ा था, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है डायरेक्शन का, वैसे ये थीटा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो नई वेव बनेगी वो कैसी बनेगी वो देखो। तो इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इस टर्म को क्या माना मैंने, आर कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी आर साइन थीटा। तो यहां अगर देखा जाए तो आर कॉमन, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, नई वेव का फॉर्मूला वेव का क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। न्यू वेव की डिस्प्लेसमेंट वाई, एम्पलीट्यूड आर, और ये आ गया। आ गई बात समझ में, दिस इज इक्वेशन फॉर न्यू वेव। इतनी बात समझ में आ गई। नई वेव मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आर क्या था उसका, एम्पलीट्यूड। अब आर कैसे निकालें, इसको जरा हम देखें तो देखो, इतना समझ में आ गया आपको। समझने की चीजें हैं, देखो बहुत जरूरी है ये। मान लो फर्स्ट वेव में एम्पलीट्यूड हमने ऐसे बनाया, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड बी, ए और बी, और दोनों में फेज एंगल क्या था, फाई, दोनों में फेज एंगल क्या था, फाई। अगर मैं पैरेललोग्राम को पूरा करता हूँ ऐसे, और ये नई वेव का एम्पलीट्यूड आर, तो ये एंगल थीटा। बात समझ में आई। पैरेललोग्राम वाली फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, भाई एम्पलीट्यूड लो सिंपल, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट न्यू वेक्टर एम्पलीट्यूड, और ये इसका एंगल थीटा, ठीक है। स्केयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 3 और 4, 3, 4 की स्केयरिंग एडिंग करो, देखो आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर कॉमन, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। यहाँ पे ए प्लस बी कोस फाई स्केयर प्लस बी साइन फाई का स्केयर, फाई इज द फेज एंगल बिटवीन टू एम्पलीट्यूड्स। ये तो हो गया आर स्केयर बिकॉज दिस इज 1। यहाँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos फाई, दिस इज बी स्केयर साइन स्केयर फाई। ए स्केयर यहाँ देखो भाई, सॉरी बी स्केयर कोस स्केयर फाई आएगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस स्केयर फाई, बी स्केयर कोस स्केयर फाई, बी स्केयर साइन स्केयर फाई, बी स्केयर कॉमन, कोस स्केयर फाई प्लस में साइन स्केयर फाई। आ गई बात समझ में, ये 1 हो जाता है प्लस 2ab cos फाई। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos फाई, आ गई बात समझ में। और स्केयर हटाएंगे तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई। अब डिवाइड इक्वेशन 3 और 4, 4 और 3 या 3 और 4, तो 4 डिवाइड बाई 3 कर दो, बी साइन फाई डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस फाई, तो आर साइन थीटा आर कोस थीटा, बी साइन फाई डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस फाई। इसका क्या फ़ायदा है, यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो पूरा पैरेललोग्राम वाला सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पैरेललोग्राम वाला सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वैसा का वैसा आ गया हमारे पास। तो ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई।
अब ये तो ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई भाई। आर का फॉर्मूला पैरेललोग्राम का और एंगल निकालने का फॉर्मूला। ये क्या किया हमने, मैंने आपसे कहा था एक वेव दे रखी है ऐसे और दूसरी वेव दे रखी है ऐसे, समझ रहे हो। अब दोनों में रिजल्टेंट कैसे निकालें, क्योंकि दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 0 और 180 के बीच में है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो मैंने अभी बताया। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट y1 इक्वल टू a की जगह ले लो 3 साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, ओमेगा टी 200t और y2 मान लो 4 साइन 200t प्लस 5/2, ये मान लिया। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एंड फेज एंगल ऑफ न्यू वेव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, तो ये ऐसे बनेगा a b, ये पैरेललोग्राम बन गया r थीटा फाई, ठीक है ना। तो देखो r इक्वल टू क्या आ गया, पहली बात आएगी फाई कितना है, तो बेटा फाई कितना है, दोनों को माइनस कर दो, इससे ये माइनस क्या बचेगा π/2। आई बात समझ में, ये तो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा। तो r इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। सॉल्व कर लो इसको, a 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 क्या होता है 0, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √25 क्या होता है 5। तो जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया 5। अब एंगल निकालना है, टेन थीटा क्या था b साइन फाई अपॉन में a प्लस b cos फाई। तो b कितना है 4 साइन 90, फाई कितना है 90, a प्लस b कितना है 4 cos 90 0, तो ये आ गया 4/3। टेन थीटा कितना है भाई 4/3, टेन थीटा कितना है 4/3। अब टेन थीटा 4/3 कौन से एंगल पे होता है, 10 3/4 37 53, तो बेटा थीटा कितना आ गया 53 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल आ गया 53 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। और आर कितना हो गया 5। तो ऐसा सवाल हमने +1 में पढ़ा था, याद आ रहा होगा, किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। सेम पैरेललोग्राम लो वाली फीलिंग है, ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, चलिए नीट में जेईई में पूछ लेते हैं तो कर सकते हैं। अब दो वेव कैसे मिलती हैं आपके सामने है, समझ में आ गया भाई, इस टाइप से मिलेंगी। ओके, अब हमने भाई सीधे सीधे एम्पलीट्यूड भी ऐड किए थे y1 प्लस y2, तो a1 प्लस a2 भी हो सकता है। वो कब हो सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, एम्पलीट्यूड ऐड हो सकता है, समझ में आ गया। नाउ r इक्वल टू क्या था a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई, ठीक है। r इज मैक्सिमम इफ फाई इक्वल टू 0। फेज डिफरेंस दोनों में क्या हो 0, और फेज डिफरेंस 0 का मतलब दोनों वेव सेम फेज में हैं। तो a एम्पलीट्यूड b एम्पलीट्यूड डायरेक्ट ऐड होना चाहिए, सेम फेज में है। तो देखो फाई 0 है तो r क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट से कैंसिल a प्लस b। तो इसका मतलब क्या हुआ, नई वेव जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया a प्लस बी। तो r मैक्स क्या आ गया भाई a प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी टाइप से r इज मिनिमम, r मिनिमम कब होगा इफ फाई इक्वल टू पाई और 180, मतलब
एक वेव ऐसे, दूसरी वेव अपोजिट, तो नई वेव क्या बनेगी इस टाइप से, a माइनस बी, ए बड़ा है, चेक कर लो, r इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 180। cos 180 क्या होता है -1, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab -1। तो यहाँ देखा जाए तो ये -1 हट के माइनस यहाँ आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी का होल स्केयर, a माइनस बी, तो r मिनिमम क्या आ गया भाई a माइनस बी। क्या ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा? क्या ये फॉर्मूला आप देख लीजिए आपके सामने है, क्या ये फॉर्मूला आज आपको ध्यान रहेंगे? ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, आपके सामने है। इस टाइप से हम लोग एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे होता है, क्या होता है, आपके सामने मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दो वेव कैसे ऐड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगा, इंटेंसिटी में भी चेंज आता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा इंट्रोडक्शन इंटरफेरेंस का समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।